हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विक्ट्री आईएएस यूट्यूब चैनल एंड आई एम शुभम शर्मा योर इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ पॉइंट्स, आरबीआई से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। ये जो सीरीज हमने प्लान करी है, इसमें हम लोग लास्ट 3 इयर्स के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। जैसे यूपीएससी कई बार मेंस के एग्जाम में जो पुराने टॉपिक्स होते हैं, पुराने करंट अफेयर्स होते हैं, उन पर भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पुराने करंट अफेयर्स को भी कवर कर रहे हैं, ताकि आपका एक होलिस्टिक कवरेज हो जाए। और जब आपका जो भी आपका प्रिपरेशन का टाइम, अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हो या 27 में प्लान कर रहे हो यूपीएससी का अटेम्प्ट देने का, तो आपको एक होलिस्टिक 3-4 साल के करंट अफेयर्स आपको हम यहाँ पे पढ़ा देंगे, जिससे कि आपको जो भी कुछ इशू आएगा कि भाई हमारी एक कंप्लीट तरीके से तैयारी हो जाए इकोनॉमी की, जिसमें हम पुराने करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी डिस्कस कर पाए। ये सब यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, क्या क्या चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले 5 हमारे मेजर टॉपिक्स हैं। आरबीआई न्यू गाइडलाइंस फॉर पेमेंट एक्टिविटीज, आरबीआई टू रेगुलेट बिग टेक एंड फिनटेक, RBI asked large urban cooperative banks to set up board approved policy compliance functions, new policies or rules, credit और इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये हमारे 5 टॉपिक रहने वाले हैं, जिसको आज हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई न्यू गाइडलाइंस फॉर पेमेंट एक्टिविटीज। देखिए, ये बात हम सब जानते हैं, आरबीआई इज द अपेक्स बैंक ऑफ द नेशन। ठीक है, आरबीआई जो है पूरे देश में मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल भी करता है बाय सपोर्टिंग ऑफ द बाय बीइंग द पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। ठीक है, मतलब आरबीआई गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी होते हैं। और यहां पर आरबीआई इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, मतलब आरबीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, आरबीआई के अंतर्गत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है, जो ये डिस्कस करती है कि देश में क्या क्या डिसीजंस लिए जाएं इन्फ्लेशन और रिसेशन के समय। यानी कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है, तो आरबीआई क्या स्टेप्स लेती है? आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज कर देती है। वहीं अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की जगह रिसेशन अगर बढ़ रहा होता है, तो आरबीआई मनी फ्लो को बढ़ाती है। कैसे? रेपो रेट को कम करके। तो यहां पर अगर हम बात करें आरबीआई न्यू गाइडलाइंस फॉर पेमेंट एक्टिविटी, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूड न्यू गाइडलाइंस फॉर पेमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया अंडर द सेक्शन 10(2) एंड सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। आपको ये भी पता होगा, आरबीआई पेमेंट एंड सेटलमेंट को भी ओवरव्यू करता है। आरबीआई का एक फंक्शन है ये, जैसे आरबीआई के बाकी फंक्शन है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इशू ऑफ करेंसी, बैंकर टू द बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, उसी तरह से आरबीआई पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को भी देखता है। तो यहां पर नया डायरेक्टिव क्या है कि नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर विल नीड टू टेक अप्रूवल ऑफ सेंट्रल बैंक बिफोर द टेक ओवर और एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, विच मे और मे नॉट चेंज द मैनेजमेंट। यानी कि नया डायरेक्टिव ये बोल रहा है कि जिस भी तरह के नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, जो भी नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, अगर उनको सेंट्रल बैंक से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर वो किसी भी तरह का कोई टेक ओवर या एक्विजिशन कर रहे हैं, विदाउट चेंजिंग और विद द चेंज ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे कभी भी एक्विजिशन होता है या टेक ओवर होता है, तो उसमें होस्टाइल टेक ओवर की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि टेक ओवर जो होता है उसके पीछे का जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो प्रॉपर नहीं होता। तो यहां पर आरबीआई ने नई गाइडलाइंस बनाई है इस तरह की कि भाई टेक ओवर और एक्विजिशन अगर कहीं भी हो रहा है, किसी भी तरह का कोई टेक ओवर या एक्विजिशन कोई नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कर रहा है, तो उसको आरबीआई का अप्रूवल पहले लेना होगा बिफोर। और इवन these payment system operator will also need to take approval from central bank before the sale or transfer of payment activity to any entity which is not authorized to undertake such payment activity। कई बार ऐसा भी होता है कि पेमेंट एक्टिविटी आप इन्वॉल्व कर रहे हो या पेमेंट एक्टिविटी आप पूरी कर रहे हो, पेमेंट एक्टिविटी में कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हो, कोई अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हो, तो इन सारी चीजों में भी उसको सेंट्रल बैंक से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है। He had to take the approval of central bank before the sale or transfer of payment activity। और उसके बाद आरबीआई रिव्यू करेगा ये नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर के कि ये किस तरह के पेमेंट सिस्टम कर रहे हैं, किस तरह का अमाउंट ले रहे हैं या किस तरह के कोई टेक ओवर कर रहे हैं। इनको आरबीआई पूरी तरह से वॉच करना चाहता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि आरबीआई का ओवरऑल इंपॉर्टेंट
काम है ये कि मॉनेटरी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना। अब अगर यहां पर कोई भी ऐसी मॉनेटरी एक्टिविटी करी जा रही है जो कि आरबीआई को लगता है कि प्रॉपरली कंट्री के मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है, तो आरबीआई चाहता है कि भाई हम नई गाइडलाइंस बनाएं जितनी भी पेमेंट एक्टिविटीज हो रही है उन सब के लिए। तो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी पेमेंट एक्टिविटीज के लिए आरबीआई को? तो द नॉन बैंकिंग पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आर मैंडेटेड टू इन्फॉर्म आरबीआई विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर उनको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरबीआई को। क्या क्या? सबसे पहले कि उनके डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में किसी तरह का कोई चेंज हुआ है क्या। इन केस ऑफ एक्विजिशन और टेक ओवर, नॉन बैंक और ट्रांसफर पीएसओ are mandated to submit an application to the central bank with information about the proposed director and complete detail about the new शेयर होल्डर। यानी कि अगर कोई भी एक्विजिशन का मतलब होता है जबकि कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, तो एक्वायर करा है अगर उसने, वेयर नॉन बैंक और ट्रांसफर पीएसओ आर मैंडेट टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल बैंक विच टॉक अबाउट द हु ऑल आर द प्रपोज्ड डायरेक्टर एंड डिटेल्स अबाउट द न्यू शेयर होल्डर, कि भाई हमारे प्रपोज डायरेक्टर कौन होंगे, नए शेयर होल्डर्स कौन होंगे। इसके बाद आरबीआई 45 डेज के अंदर रेस्पॉन्ड करेगी। क्या रेस्पॉन्ड करेगी आरबीआई? कि भाई हम कि जो भी आपने हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है, आरबीआई विल रेस्पॉन्ड इट आफ्टर 45 डेज। This timeline is not applicable to overseas principal under the money transfer services scheme. These change can come into effect after a public notice of some 15 days following RBI approval. अब मान लीजिए कोई भी डायरेक्टर आपने चेंज करा या आपने कहा कि भाई हम लेट्स से कोई हमारे नए शेयर होल्डर्स हैं, तो इन सब की इंफॉर्मेशन आप आरबीआई को दोगे और आरबीआई 15 दिन के अंदर अंदर पब्लिक नोटिस से ये बताएगा कि इस चेंज को हमने एक्सेप्ट करा है और फिर वो इंप्लीमेंट हो जाएंगे। पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर कौन होते हैं? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आर द इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव बीन ऑथराइज्ड टू ऑपरेट पेमेंट सिस्टम, जो पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और इनका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है वो पेमेंट और सेटलमेंट रिलेटेड होता है। तो अब देखिए, ये न्यूज जरूर 2023-22 के आसपास की है, लेकिन अब ये कितना इंपॉर्टेंट बन गया है कि अगर मान लीजिए कल को कोई भी यूपीएससी मेंस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग टू आरबीआईज एंड पेमेंट एक्टिविटीज, तो आप वहां पर इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं। इनमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकता है, जरूर हो गए हो 2024-25 में, वो चेंजेस भी हम आपको विद टाइम बताएंगे जैसे जैसे हम वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब जैसे पेमेंट एक्टिविटीज को लेकर कोई भी चीज अगर आती है तो वहां पर आप इस पॉइंट्स को लिख सकते हो, तो आपकी मेन्स आंसर राइटिंग के लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, आरबीआई टू रेगुलेट बिग टेक एंड फिनटेक। तो पहले वाले हमने उसमें क्या समझा कि आरबीआई पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर जितने भी हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर वॉच रखना चाह रहा है, प्रॉपरली उनको ऑर्गेनाइज करना चाह रहा है कि अगर वो किसी भी तरह का कोई एक्विजिशन कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं या अपने मैनेजमेंट में कोई बदलाव कर रहे हैं या शेयर होल्डर्स में कोई बदलाव कर रहे हैं या डायरेक्टर्स में कोई बदलाव कर रहे हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो आरबीआई को देंगे, आरबीआई उसको अप्रूव करेगा, उसके बाद वो सारी चीजें मान्य मानी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई टू रेगुलेट बिग टेक एंड फिनटेक। अब ये बिग टेक क्या होते हैं? बिग टेक वो होते हैं जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे इंफ्लुएंशियल टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं जो कि इंटरनेट बेस्ड सर्विस, डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई हो। जैसे व्हाट आर बिग टेक्स? बिग टेक रेफर्स टू world's largest and most influential technology companies usually involved in internet based service, जो internet based service से जुड़ी हो, data, artificial intelligence और digital platforms से associated हो। तो यहां पे गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब, एंड्रॉइड, ये इसका पार्ट हो सकता है। एप्पल आईफोन ऐप स्टोर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, ये एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड, ठीक है। Amazon ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, मेटा, फेसबुक, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, दीज ऑल आर रेफर्ड टू एज बिग टेक कंपनीज। इन बिग टेक्स का यूजर बेस बहुत बड़ा होता है। डिजिटल सर्विस में दे ऑलवेज डोमिनेट, सर्च एड्स का, क्लाउड कंप्यूटिंग में कंट्रोल मैसिव अमाउंट ऑफ यूजर डेटा, बहुत सारा जो यूजर डेटा होता है उसको दे ऑल्सो कंट्रोल, एंड दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्लोबल इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। अब आप देखो एक बार, जैसे अभी आपने देखा होगा यूएस इलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट जो था वो इन बिग टेक्स का हुआ। कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी राय देते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की जो क्यूमुलेटिव राय होती है वो फ्लोट होती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर चीज के बारे में लोगों की एक धारणा बनती है, लोगों का एक ओपिनियन बनता है। तो ये बिग टेक्स जो है ना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पर
डिसीजन मेकिंग में, इकोनॉमिक पॉलिसीज इन्फ्लुएंसेस में। तो यहां पर एक तो इनका यूजर बेस बहुत बड़ा होता है, दे हैव अ ह्यूज यूजर बेस। डोमिनेंस इन डिजिटल सर्विस, डिजिटल सर्विस में जैसे सर्च इंजन है, एड्स हैं या क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनमें इनका डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा यूजर डेटा दे विल ट्राई टू कंट्रोल। एंड लास्टली, जितनी भी ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स हैं उन सबको दे इन्फ्लुएंस। सो दैट इज द रोल ऑफ दीज बिग टेक्स। उसी तरह से फिनटेक्स क्या होते हैं? फिनटेक्स वो होते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करते हैं इन टेक्नोलॉजिकल मीडियम, यानी कोई भी ऐसी फाइनेंशियल सर्विसेज जो टेक्नोलॉजिकल मीडियम के थ्रू जा सके, जो कि फास्ट हो, चीप हो और यूजर फ्रेंडली हो। दैट इज कंसिडर्ड एज फास्ट, यूजर फ्रेंडली एंड चीपर। ऑनलाइन बैंकिंग हो, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी, नेट बैंकिंग फैसिलिटी हमें मिलती है। डिजिटल पेमेंट करना हो, जैसे यूपीआई से हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, गूगल पे से हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो फिनटेक। वर्चुअल करेंसी हो, बिटकॉइन हो, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी हो, दे आर द पार्ट ऑफ दिस। मनी एक्सचेंजेस, मनी एक्सचेंज जो हम करते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फिनटेक। नियो बैंक्स क्या होते हैं? जो प्योरली ऑनलाइन होते हैं और किसी बड़े बैंक के साथ अटैच होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जुपिटर, रेजर पे, दे आर द नियो बैंक्स। अब ये किसी बड़े बैंक के साथ, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक के साथ अटैच हो गए, तो इन नियो बैंक्स को अलग से लाइसेंस नहीं लेना होता, ये किसी बड़े कमर्शियल बैंक के साथ अटैच होते हैं, और जो बैंकिंग लाइसेंस होता है वो उस पर्टिकुलर बड़े बैंक को लेना पड़ता है। दे प्रोवाइड द ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेमेंट करना है, कोई आपको बिल पेमेंट करना है, वो आप इससे कर सकते हो। और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फॉर्म में एनक्रिप्टेड होती है, वो भी इस फिनटेक से किया जा सकता है। तो अब इन फिनटेक्स की अगर हम बात करें, तो जैसे यूपीआई ऐप है, फोन पे, गूगल पे, डिजिटल लैंडिंग, क्रेडिट बी, नावी, वेल्थ टेक, जीरोदा, ग्रो, इंश्योरर, पॉलिसी बाजार, नियो बैंक, जुपिटर, एफआई, बाय नाउ पे लेटर फैसिलिटी ऑफ लेजी पे, सिंपल, ये सब चीजें फिनटेक में आती हैं। और इसके की फीचर्स क्या है? सबसे पहला की फीचर तो इसका है, जो है सबसे पहला की फीचर इसका है कि मोबाइल कि यहां पर एक तरह से मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, यानी कि सारी चीजें ऑनलाइन बेस पे है, तो विथ योर मोबाइल फोन्स, विथ योर ओवरऑल द फंक्शनिंग दैट यू हैड, उससे आप इजीली पे कर सकते हो। देन ऑटोमेशन एंड एआई इन फाइनेंस, फाइनेंस में ऑटोमेशन और एआई को प्रमोट करना इनका ऑब्जेक्टिव है। रिप्लेस ट्रेडिशनल बैंक इन मेनी सर्विसेज। देखिए ट्रेडिशनल बैंक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। ट्रेडिशनल बैंक एक फिक्स टाइम पर ही ओपन होते हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स में आपको अगर कुछ अपडेट करवाना हो, पासबुक या कुछ भी, तो वो भी आप फिक्स आवर्स में करवा सकते हो। ट्रेडिशनल बैंक्स का अगर कोई पब्लिक हॉलीडे है या सैटरडे संडे है, तो आप वहाँ पर सेकंड सैटरडे है या संडे है, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। तो इट्स दे ट्राई टू रिप्लेस। और सबसे बड़ी बात एक और है, ट्रेडिशनल बैंक्स को सेटअप करने का जो कॉस्ट है, दैट इज ऑल्सो वेरी ह्यूज। तो इसलिए ये फिनटेक्स लाए गए हैं, हेल्प पीपल इन रिमोट एरिया एक्सेस द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। अब आप एक चीज सोचिए, मान लीजिए आप किसी विलेज एरिया में रहते हो, अब वहां आसपास जो बैंक है वो 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है, तो इन दैट केस दीज फिनटेक्स विल प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन योर पर्टिकुलर एरिया। अब इस पर जो करंट अपडेट आया है वो क्या है? आरबीआई टू रेगुलेट बिग टेक एंड फिनटेक। आरबीआई जो है वो इन बिग टेक्स और फिनटेक्स को रेगुलेट करना चाहता है। तो आरबीआई गवर्नर हैज आस्क्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ बिग टेक एंड फिनटेक कंपनीज। फॉर दिस विथ एन एम टू प्रोवाइड सिक्योर एंड अफोर्डेबल ई रीपेमेंट। मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? इसका ऑब्जेक्टिव ओवरऑल क्या हुआ कि आरबीआई गवर्नर बिग टेक और फिनटेक कंपनीज को रेगुलेट करना चाहते हैं, और इसमें वो सिक्योर और अफोर्डेबल ई पेमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए ट्रेडिशनल बैंक्स को कंट्रोल करना बहुत सिंपल है, वहां पे आप सर्वे कर सकते हो, वहां पर आप जा सकते हो, वहां पर आप एनालाइज कर सकते हो चीजों को। दिस इज वेरी सिंपल इन कंटेक्स्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द नॉर्मल what we can say traditional banking system. But online banking में the scope of fraud, the scope of theft is more. तो यहां पर आरबीआई, what RBI is doing, RBI is want to regulate these big tech and fintech by providing a secure and affordable e-payment. So that is under the document payment vision of 2025. Now what this document payment vision of 2025 said? As a part of its vision 2025, RBI will attempt to regulate the big tech and fintech in the payment space. RBI want to regulate these big tech and fintechs. Explore guidelines on payment that involve buy now pay later service. RBI जो है guidelines बनानी चाहती है, क्योंकि ये BNPL जो है, बाय नाउ पे लेटर सर्विस जो है ना, ये कई बार बहुत ज्यादा
बेटर तो है कि आप अभी बाय कर दीजिए, पे बाद में कर दीजिए, लेकिन इंडिया में ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जिसके कारण इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स का जो इवोल्यूशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उससे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि हमारे यहाँ मिडिल इनकम ट्रैप की प्रॉब्लम फंसती है। यानी कि लोग जो है क्रेडिट कार्ड्स खरीद तो रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर वो ट्रैप में फंस जाते हैं अगर उसका पेमेंट वो टाइमली नहीं कर पाते तो। दैट्स व्हाई आरबीआई आल्सो वांट टू रेगुलेट दीज बिग टेक एंड फिनटेक्स, explore guidelines on payment that involve that I had told, work toward the introduction of CBDC। अब जैसे देखिए CBDC इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन ये क्योंकि हमने 2023 की न्यूज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हमारा कवरेज पूरा हो, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया। तो आप ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये तो पुरानी न्यूज बता रहे, पुरानी न्यूज नहीं बता रहे, हम आपको वो न्यूज बता रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस आंसर राइटिंग में। तो अब कल को मान लो बिग टेक फिनटेक पे कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वहां पर आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हो। So RBI work towards the introduction of CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को RBI प्रमोट करना चाह रही है ताकि इंडिया में जो एक तरह की बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी हुई थी उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी लो। अब अगर लोग अट्रैक्ट होते हैं बिटकॉइन की तरफ या अट्रैक्ट होते हैं क्रिप्टो करेंसीज की तरफ, तो ऐसे केस में देयर इज नो सुपरवाइजरी बॉडी ओवर देयर। लेकिन यहाँ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये एक लीगल टेंडर्ड करेंसी दैट इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। That's why RBI want to regulate these things. Seek inclusion of rupee in continuous linked settlement, that is provide protection for cross country settlement in 18 currencies। तो रुपी का इंक्लूजन जो है कंटिन्यूअस लिंक सेटलमेंट में भी करना है ताकि इजिली क्रॉस कंट्री सेटलमेंट हो पाए। अभी इसी को लेकर प्रोजेक्ट नेक्सस स्टार्ट किया गया है। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या ऑब्जेक्टिव है कि जो भी आप क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हैं वो आप इजीली कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के यूपीआई में आप जिस भी देश में वहां से आप यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो या मनी ट्रांसफर कर सकते हो। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर टू कंटिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट सर्विस। अब बात यह आती है कि हमें इस तरह की रेगुलेशन की जरूरत क्यों है। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि उस केस में मैं ये नहीं कह रहा कि दे आर नॉट इफेक्टिव, उनका ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर सेटअप कॉस्ट ज्यादा है, फिर उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा होता है, और उसके अलावा उसकी अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी हर जगह नहीं हो सकती। लेकिन उनको सर्वे करना, उनका सर्विलियंस करना बहुत ईजी है। अब ऑनलाइन मोड ऑफ फाइनेंसिंग में क्या प्रॉब्लम है, उसका सर्विलियंस करना बहुत टफ होता है। तो पहली बात तो आती है टू अवॉइड सिस्टमैटिक कंसर्न, बिग टेक प्लेन लीडिंग एक्टिविटीज यूजिंग कस्टमर डेटा एंड सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम can lead to systematic concern like over leverage and inadequate quality assessment of borrower। कई बार क्या होता है, ये बिग टेक्स और फिनटेक्स क्या करते हैं, फंड्स जो है वो तो एक्सेप्ट कर लेते हैं फिनटेक्स स्पेशली, और या इवन फंड्स जो है वो प्रोवाइड तो ही प्रॉपर तरीके से कर देते हैं, लेकिन ये कई बार प्रॉपरली ओवरव्यू नहीं करते पर्टिकुलर पर्सन की सिचुएशंस को। तो यहां पर इन्होंने बोला बिग टेक्स प्लेन लेंडिंग एक्टिविटी यूजिंग कस्टमर डेटा एंड सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम कैन लेड टू सिस्टमैटिक कंसर्न। जैसे फॉर एग्जांपल आज आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो बैंक प्रॉपरली आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं, बैंक आपकी प्रीवियस पेमेंट हिस्ट्रीज को चेक करते हैं, बैंक आपका थोड़ा सा केवाईसी प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, ये बिग टेक्स और फिनटेक्स अगर किसी तरह का अमाउंट लेंड कर रहे होते हैं ना, तो ये प्रॉपर असेसमेंट नहीं करते। ऐसे में अगर उन्होंने फंड्स मान लीजिए ज्यादा दे दिए और कल को अगर एनपीए हो गया वो, तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहां आरबीआई ये बोल रही है कि हमारा रेगुलेशन थोड़ा जरूरी बनता है। Other concern, the entry of firms like Google, Amazon and Meta, which are referred to as big tech, also possess concern related to competition, data sharing, data protection, operational resilience of critical service in situation where banks and NBFCs utilize their service। अब यहाँ ये भी है, गूगल है, अमेजॉन है, मेटा है, ये इंडियन कंपनीज तो है नहीं, और वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की कंट्रीज हैं, तो वहां पर बहुत इजीली मनी फ्लो को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अब भारत में अगर आप ये सोचे तो यहाँ पे डेटा प्राइवेसी या डेटा थेफ्ट ये बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं, तो इनके ऊपर भी एक तरह का कंट्रोल करने के लिए भी वी वांट दैट दीज थिंग्स शुड बी हैपन। जैसा साइबर सिक्योरिटी का रिस्क हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम हुई, या प्राइवेसी हुई कस्टमर की, दीज ऑल थिंग्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन सेंसिटिव यूजर डेटा, big tech and fintech companies offer sophisticated service which use sensitive data from various sources to issue loan to users, including those not having collateral or credit history। That's what I'm saying कि अगर यहां पर लोन दिए जा रहे हैं
और प्रॉपरली सर्विलियंस नहीं किया जा रहा, प्रॉपरली मॉनिटरिंग नहीं की जा रही, तो एनपीए की प्रॉब्लम को रोकने के लिए भी आरबीआई वांट दैट दीज रेगुलेशन शुड बी मेड. Then multiple regulators. The fintech require multiple regulators to work together because a single technology like blockchain or decentralized finance can have multiple uses coming under different watchdog. फिर अब fintechs को regulate करने के लिए बहुत सारी multiple organizations है, regulations है. इस वजह से ease of doing business थोड़ा सा hamper होता है. तो we want that एक प्रॉपर रेगुलेशन रहे यहाँ पे, ताकि बार बार जो मल्टीपल रेगुलेशंस की प्रॉब्लम है वो खत्म हो सके. Anonymity. Then apart from that, decentralized finance pose unique challenge to regulator at it. Is it anonymous? That means there is no one who is actually controlling it. So RBI want that there must be a proper regulation over them. So not only to protect the money, but also to protect these particular fintechs and big techs. Now, what need to be done? Authorities and regulators have to strike a balance between innovation and systematic risk. हम सब ये बात जानते हैं कि ये जो बिग टेक्स है, फिनटेक्स है, ये बहुत इनोवेटिव है, ये बहुत बेहतर तरीके से काम करते हैं, स्किल ड्रिवन है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, लेकिन फिर भी एक बैलेंस बनाना जरूरी है इनोवेशन में और रिस्क के ऊपर. वी नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स. फिर आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली. आरबीआई विल सून बी इशूइंग गाइडलाइंस टू मेक डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम सेफ एंड साउंड while enhancing customer protection and encourage innovation. आरबीआई ये चाहता है कि डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम बेहतर हो, कस्टमर का प्रोटेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और इनोवेशन को भी प्रमोट किया जा सके. So that's why there is a need of entity based and outcome based regulation. Entity based regulation मतलब आप innovative approach लाइए, innovative thinking लाइए, innovative process लाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में customer based या outcome based regulation बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड अप्रोच, इंटर रेगुलेटरी अप्रोच पर भी हम फोकस कर सकते हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजों का इस्तेमाल करें, मशीन लर्निंग से हम क्रेडिट वर्दीनेस बोरोवर की जान पाए, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट हो, जिससे जितनी भी डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो और एक्सप्लेनेबल हो. और इन सारी चीजों में आरबीआई का सिंपल सा 3 पर्पसेस पूरे हो रहे हैं. एक तो आरबीआई ये चाह रही है कि ये बिग टेक्स फिनटेक्स जो है इनको प्रॉब्लम्स ना हो. दूसरा, जिनको ये पैसा दे रहे हैं उनकी एक प्रॉपर हिस्ट्री या उनकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन इनके पास पहुंचनी चाहिए. और तीसरी बड़ी बात ये चाह रहे हैं कि भारत के अंदर जो बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हम कंटिन्यूअसली बात कर रहे हैं, इस बैंकिंग सिस्टम में इनोवेशन तो आए लेकिन कस्टमर ओरिएंटेड चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट बिग टेक एंड फिनटेक. Then RBI asked large urban cooperative bank to set up board approved policy compliance function. Now, what are these cooperative banks? These cooperative banks are being set up to provide loans to the member of cooperative societies. We have two: urban cooperative bank and rural cooperative bank. In rural cooperative bank, state cooperative bank is at the topmost. Then we have district central cooperative bank. Then we have primary agriculture credit societies. When you talk about the urban cooperative bank, these urban cooperative banks are specially set up in the cities or even in the towns as well. Then urban cooperative bank are also of two type: scheduled urban cooperative bank controlled by the RBI, non-scheduled urban cooperative bank that is not controlled by RBI. So RBI has directed urban cooperative bank belonging to tier 3 and tier 4 categories to create a board approved policy and compliance function. That means RBI said to all the urban cooperative banks, those belong to tier 3 and tier 4 categories, to have a board approved policy and compliance function. That means the board which actually function under these urban cooperative bank, they should focus on those approved policies of the banks and focus on the compliance portal. Compliance means fulfilling all the documentation, fulfilling all the guidelines regarding to urban cooperatives. Now, the central bank has asked the urban cooperative bank with more than rupees 10,000 crore deposit, that is tier 4 category, to create a board approved compliance policy and compliance function, including the appointment of chief compliance officer. Now, the RBI has asked the urban cooperative bank with have 10,000 crore more deposit. ऐसा urban cooperative bank जिसके पास 10,000 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट है,
उनको एक बोर्ड अप्रूव्ड कंप्लायंस पॉलिसी बनानी होगी, कंप्लायंस फंक्शंस करने होंगे और अपने चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का एक अपॉइंटमेंट करना होगा। अब आपको ये बताते हैं कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट क्यों जरूरी है। अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वहां पे अपॉइंट नहीं हुआ तो उसमें क्या होगा कि जो गाइडलाइंस होती हैं या जो सबमिशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें यहां पर एक तरह से लीनियंसी हो जाएगी। लेकिन अगर चीफ कंप्लायंस ऑफिसर वहां पे अपॉइंट होता है तो ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल दैट all the documents, all the datas, all the informations are submitted on timely basis. तो इसके लिए they are creating this. So tier 3 urban cooperative banks, those having more than 1000 crore and up to 10,000 crore deposit are given the deadline of October 1, 2023. तो tier 3 जो urban cooperative banks हैं जिनका amount is more than 1000 crore and up to 10,000 crore are giving the deadlines कि आप 1 अक्टूबर 2023 तक पूरा कर दीजिएगा. Now, the board approved compliance policy should clear outline on the implementation of compliance philosophy, expectation on compliance culture, role of compliance function, and identification, assessment, and monitoring management. That's what I'm saying. Compliance policies और compliance functions जो हैं वो यहां पर बहुत मैटर करते हैं. कंप्लायंस पॉलिसीज और कंप्लायंस फंक्शन का ऑब्जेक्टिव ही है कि जो भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो भी हम असेसमेंट कर रहे हैं, जो भी हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो भी हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो सब बहुत प्रॉपर तरीके से हो. क्योंकि अगर इनमें कोई भी दिक्कत हुई तो उस केस में हु शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए कंप्लायंस ऑफिसर का अपॉइंटमेंट यहां जरूरी है. देन the framework required the senior management of these urban cooperative banks to undertake compliance risk assessment every year. हर साल ये जो compliance risk assessment proper हो कि भाई urban cooperative banks जो हैं वो अपने डेटास, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी जितनी भी essential चीजें हैं उनको टाइमली सबमिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, किसी तरह का कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, किसी तरह की कोई ऐसी पॉलिसी तो अडॉप्ट नहीं कर रहे जिससे आगे जाके उन कोऑपरेटिव बैंक्स में डिपॉजिट करने वाले जो लोग जिनका पैसा है उनके साथ कोई दिक्कत ना हो जाए. It also mandates the setting up of compliance function which shall ensure strict observance of all statutory and regulatory requirement for urban cooperative banks like conduct, conflict of interest, fair treatment of customers. All these things are important. And apart from that, these compliance functions should be independent and well resourced. Properly, independently वो अपना decision दे, proper data documentation उनके पास होना जरूरी है. Now, the chief compliance officer would head the compliance department. The tenure should be 3 years, and he will directly report to MD and CEO of the board committee. That means he will do the day-to-day conversation. Whatever the day-to-day conversation he should have only with the MD and CEOs, and he will communicate all the record, all the documents, all the things to them. That, sir, this is going in our urban cooperative bank. These things are going. These things we need to change. These things are going very positively. So that's why to make these urban cooperative bank more stronger, more transparent, all inclusive, RBI is asking about this thing. Now let's talk about new policies or rules. There are new norms for promoting ease of doing business. There are some new norms for promoting ease of doing business. What are that? Loan defaulter and entities under the probe need NOC to invest overseas. मतलब कोई भी लोन डिफॉल्टर या एंटिटीज हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा अगर वो कोई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो. The new norm for Indian investors are aimed at making it easier for domestic corporate to invest abroad and making it tough for the loan defaulters. क्योंकि ये लोन डिफॉल्टर्स के केस में सिर्फ वो लोन डिफॉल्टर जो है वो खुद के लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही है, साथ में उस बैंक का सोचिए जिसने उस पर इतना ट्रस्ट करके उसको पैसा दिया है. तो बैंक्स के एनपीए बढ़ते हैं और जब बैंक्स के एनपीए बढ़ते हैं तो बैंक्स पे ट्रस्ट लोगों का कम होता है, उससे बैंक रन जैसी सिचुएशन बढ़ती है. So new norms subsume all norms on overseas investment. जितने भी overseas investment में norms थे उनको subsume करना. The new norms under overseas investment rules and regulation notified under the FEMA are administered by RBI. No-go sector. There are particular sectors in which the Indian residents are not allowed to invest in foreign countries. Indian residents foreign countries में invest भी नहीं कर सकते. तो no-go sector क्या है? Indian residents are not allowed to make investment in foreign entities that are engaged in real estate activity or gambling in any form. Indian residents are not allowed to make investment in these sectors. Then NOC.
बैंक डिफॉल्टर एंड फ्रॉडस्टर्स नीड टू हैव नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स टू एक्वायर एसेट अब्रॉड। और मतलब अगर कोई भी ऐसा डिफॉल्टर है जिसने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में, उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा किसी भी तरह का ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करने से पहले। 60 days timeline. If authorities bank fail to furnish the NOC within 60 days of receiving the application, it simply says it may presume that they have no objection to the proposed transaction. अगर वो 60 दिन में कोई बात नहीं कह पाते तो ये माना जाएगा कि उनको कोई ऑब्जेक्शन एज सच नहीं है। Then moving ahead, account aggregator AA framework system. Now what is this account aggregator system? I'll explain that also in a little bit in words. Now suppose मैं अपने एक अंकल के पास जाता हूं who works in insurance company और who works in bank, let's say who works in bank. मैं उनके पास जाता हूं, मैं बोलता हूं अंकल कैसे हैं, क्या चल रहा है। Now I ask them, uncle I need to take health insurance, suggest me a good health insurance person. So he will say I will let you know. अब उन्होंने कहा कि मैं आपको बताता हूं। अब मान लेते हैं 10 दिन बाद अंकल का मेरे पास फोन आता है कि बेटा एक इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट मेरे साथ बैठे हुए हैं, अगर आप बोलो तो आपकी इंफॉर्मेशन मैं इनके साथ शेयर कर देता हूं और फिर आप इनसे बात कर लेना जैसा भी आपका इंश्योरेंस को आपको करना है। दैट मीन्स ही एक्ट एज एन अकाउंट एग्रीगेटर एंड विदाउट माई परमिशन द डेटा विल नॉट बी शेयर्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। अब इससे 3 फायदे हुए। सबसे पहले अकाउंट एग्रीगेटर को क्या फायदा हुआ, ही विल गेट सम कमीशन। मेरे को क्या फायदा हुआ, मुझे जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी को क्या फायदा हुआ, उन्हें कस्टमर बेस मिल गया। दिस इज हाउ अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क वर्क। सो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क सिस्टम, सेबी हैज रिसेंटली ज्वाइंड आरबीआई's account aggregate framework. Account aggregate framework allow a consolidated dashboard of all bank account of the user in one place, allowing sharing of information. Just a second. Allowing sharing of information and credential from one financial institution to another. The framework will allow customer to share information about their mutual fund and stock holding with financial service provider. It will also help to prevent fraud in loan and credit. It will also help to prevent fraud in loan and credit. Now, if we talk about account aggregator, it is a part of RBI's regulated financial data sharing system. Account aggregator is a part of RBI regulated financial data sharing system. It is an RBI regulated non-banking financial company that facilitate the collection of financial information pertaining to customer from financial information provider on the basis of consent of the user. So simply, again I'll say, account aggregator is transforming my information to the one who wants that information to provide me the services. यानी मेरी परमिशन के बिना एक तो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होगी, दूसरी जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो उतनी ही होगी जितनी मैंने कंसेंट दी है। उसके बाद इसका फायदा यह है कि जो इंफॉर्मेशन सीकर है उसको कस्टमर सपोर्ट डेटा मिल गया, वो मुझे सर्विसेज ऑफर करेगा और अगर मुझे सर्विसेज अच्छी लगी तो मैं उस पर एग्री कर जाऊंगा। दिस इज हाउ अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क वर्क। नाउ next is the OpenSea tale on the future of non-fungible tokens. What is that non-fungible token? पहले ये 2 मिनट समझ लेते हैं। What is that non-fungible token? Non-fungible tokens are like simply, suppose मैंने कोई अपनी पिक्चर खींची और मुझे वो पिक्चर जो है वो बहुत अच्छी लगी, बहुत यूनिक लगी। अब मैं चाहूं तो उस पर NFT नॉन फंजिबल टोकन ले सकता हूं और मैं चाहूं तो उसको हाई प्राइस पर सेल कर सकता हूं थ्रू एनक्रिप्टेड फॉर्म। तो ये NFT क्या है? दीज आर अ काइंड ऑफ टोकन्स जो किसी इमेज, किसी साइन, किसी लैंग्वेज, किसी वर्ड, किसी डॉक्यूमेंट उस पर लिए जाते हैं। सो व्हाट इज NFT? NFT are digital asset whose ownership is verified through transactions stored on blockchain. Artwork, digital avatars, accessories, monkeys are some of the most commonly traded NFTs. Everything from drawing, photo, video, GIF, music, in-game items, selfie, and even a tweet can be turned into NFT, which can then be traded online using cryptocurrency. So it's just like, for example, मैंने कोई फोटो खींचा और मैं चाह रहा हूं कि इस फोटो पे I convert that into non-fungible token. अब I can sell that photo and that photo
no one can use apart from the person who is getting that particular thing. Now if I get, suppose लेट्स से मैंने एक फोटोग्राफ खींचा एक लायन का, और वो लायन ने जंप किया था कुछ ऐसा करके, अब मैंने उस फोटो को खींचा और मैंने उस पर एनएफटी ले लिया. नाउ नो वन कैन यूज दैट फोटोग्राफ एक्सेप्ट माय परमिशन. इफ आई सेल दैट फोटो, तो जिसके वो फोटो मिली है, ही विल बी द अल्टीमेट ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटो एंड आई विल गेट मनी ऑन दैट. So about OpenSea, what is that OpenSea? What is that OpenSea? The OpenSea tale on the future of NFT. OpenSea is said to be one of the largest NFT marketplace in existence. The largest NFT marketplace means where the NFTs are being sold and bought. Earlier this year, the platform was valued at over $13 billion after raising around $300 million in venture capital form. प्लेटफॉर्म का जो वैल्यूएशन है वो $13 बिलियन पे है इस समय. By August 2022, based on Ethereum blockchain data, OpenSea was used by 2 million traders to transact that. और ये Ethereum blockchain पर बना है जो NFTs को ट्रेड करता है. क्रिप्टो करेंसी है, फंजिबल है और इंटरचेंजेबल है. NFT जो है वो एक NFT की वैल्यू जो दूसरे NFT के वैल्यू के बराबर नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है. क्रिप्टो करेंसी में एक क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू जो स्टैंडर्ड क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू चल रही होगी उसके बराबर हो सकती है, बट NFT can never be of one equal value. Then RBI has started the scale-based regulation. RBI has categorized 16 large non-banking financial companies into 4 layers based on their size, activity and perceived riskiness. मतलब RBI ने 16 NBFCs को 4 layers में divide किया है. That layers are not important. We need to know what is NBFC. NBFC does not have a full banking license, but they usually engage in the business of loan and advances, but does not include any activity who is doing loan, providing the principal business of agricultural activity. Okay. Now, EASE 5.0 reform agenda. What is that EASE 5.0 reform agenda? Finance Minister Nirmala Sitharaman launched EASE 5.0 common reform agenda of EASE Next program, enhanced access and surveillance excellence for 4 annual editions from financial year 2019 to 2022. इसका ऑब्जेक्टिव है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसमें ईज प्रोवाइड करना. सो ईज 5.0 कॉमन रिफॉर्म एजेंडा टू डेवलप पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ईज 5.0 ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. ईज नेक्स्ट PSB पब्लिक सेक्टर बैंक Manthan 2022 was organized in April 2022 to provide EASE Nest with a comprise of 2 initiatives to reform the public sector banks. मतलब public sector banks में जो reform लाने हैं, public sector banks में जो changes लाने हैं, public sector banks की जो overall efficiency improve करनी है, they had started this EASE reform agenda. Then agenda is to support the customer need, to improve the technology and to adapt with the changing competition, to improve customer service, inclusive banking, support agriculture and small businesses. Simply, its simple thing of EASE is to promote inclusivity of public sector bank, to increase the financial inclusion among the people, to improve the technology, to get more customer base. This is the objective of that. Okay, and it will be implied in different themes like business growth, risk, customer service, skill building, and Government of India has launched this in collaboration with public sector banks to improve the overall banking system. So EASE 5.0 रिफॉर्म एजेंडा. EASE 1.0 किस लिए हुआ था? बैंक्स की एनपीए की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए. EASE 2.0 किस लिए हुआ था? बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए. EASE 3.0 किस लिए हुआ था? कि बैंकिंग से कस्टमर सर्विसेज को बेहतर करने से के लिए. EASE 4.0 क्यों हुआ था? पब्लिक सेक्टर बैंक्स को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड करना, सिंपल बैंकिंग करना और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने के लिए दिस EASE हैपेंड. ओके. Next is enhancement in ECLGS limit, that is Emergency Credit Line Guarantee Scheme. So Union Cabinet gave its nod to increase the Emergency Credit Line Guarantee Scheme limit by rupees 50,000 crore. That means now the limit will increase to 5 trillion and this is especially for different sector. देखिए emergency credit line क्या था? कोविड के टाइम it get very famous, especially for MSMEs. Those MSMEs who want money
टू डू देयर वर्क, टू फुलफिल देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स। ऐसी एमएसएमई जिनको अपनी वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल करना था, उन्हें यहां पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन दी गई थी। कोविड के बाद में ये इसको रोक दिया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कभी भी कोई ऐसा टाइम आए जो बहुत टफ है कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए, तो एक ऐसा फंड क्रिएट किया जाए जिससे बैंक्स के एनपीए कम हो। सबसे पहली बात, जिस सेक्टर के लिए क्रिएट किया गया उसको फंड की शॉर्टेज ना हो, और तीसरी चीज, पूरे इंडिया में जो मनी फ्लो है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके लिए ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम सिस्टम स्टार्ट करी गई थी, और ये अलग अलग सेक्टर्स को लोन देता है, ठीक है, गारंटी प्रोवाइड करता है। यानी कि आप सिंपल सोचिए, एक एमएसएमई है, दे वांट मनी, वो एसबीआई से लोन लेते हैं, एसबीआई उनको लोन देता है। अब अगर वो एमएसएमई उस लोन को नहीं पे कर पाता, तो गवर्नमेंट क्रेडिट गारंटी ऑफर करती है एसबीआई को, ये बोलती है कि अगर ये एमएसएमई पे नहीं कर पाएगी तो इसका 60% या 70% हम पे करेंगे, 30% उसको पे करना होगा। सो दिस इज हाउ दिस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम वर्क्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन मॉनेटरी पॉलिसी वीडियो। अब वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए, हमारी एक बुक अवेलेबल है, ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की। ये जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की बुक्स है ना, इसमें हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, लास्ट 3 साल के करंट अफेयर्स कवर करते करते हम लोग चल रहे हैं। मैंने ये भी आपको बताया कि 3 साल के करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस क्या है मेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो ये आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। अगर आप फिजिकल कॉपी परचेज करते हैं तो आपको डिलीवरी हो जाएगी कॉपी की। अगर आप किंडल एडिशन बाय करना चाहते हैं, जस्ट यू वांट टू रीड इट ऑन किंडल, तो आप किंडल एडिशन भी बाय कर सकते हैं इसका। दिस इज वेरी गुड फॉर कंप्लीशन ऑफ करंट अफेयर्स। तो हमने 3 साल पुराने से स्टार्ट किया है, 3 साल पहले का, फिर 2 साल पहले का, फिर पिछले साल, लाइक दिस वी एक्चुअली go like this. So I hope you all like this video. Thank you so much. God bless you all. Take care and have a nice day. If you like this video, please mention in the comment. Thank you so much. Do take care of yours.